नमस्कार, मैं हूं अंकिता यादव और आप देख रहे हैं जिम्सी न्यूज का शो चलते चलते, जहां हम उन टॉपिक्स बात करते हैं जो हमारी जिंदगी में गहराई से जुड़े होते हैं। उसी कड़ी में आज का सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर लोग या तो आंख बंद करके भरोसा करते हैं या सिरे से नकार देते हैं। लेकिन सच क्या है? सच इसके बीच में कहीं छिपा हुआ है। क्या एस्ट्रोलॉजी सच में हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है? क्या कुंडली हमारी लाइफ डिसाइड करती है? और सबसे बड़ा सवाल, किस्मत क्या होती है? क्या हम इसे बदल सकते हैं? सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित मोहन पद्मावत, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी ऑफ द ईयर 2026 एंड ANP इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक साइंस के फाउंडर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास बातचीत की। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। जी आपको भी बहुत सारी सबसे पहले सवाल है, क्या आपने पहले से ही डिसाइड किया था कि आपको इसी फील्ड में ही आना है? क्या आपको शुरू से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था या लाइफ में कुछ ऐसी घटना हुई हो जिसने आपको इस तरह पुश किया हो? देखिए, ज्योतिष तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसे अच्छी ना लगती हो। और हम लोग भी छात्र जीवन में जब थे तो जो अपनी प्रारंभिक एजुकेशन ले रहे थे तो शुरू से इंटरेस्ट था इस तरफ, क्योंकि हमारे जो बाबा जी थे एक बहुत अच्छे, हमारे जो पिताजी के फादर थे वो अच्छे जाने माने एस्ट्रोलॉजर थे। और क्योंकि हमें ये पीढ़ी में DNA में ही मिला है और थोड़ा सा इंटरेस्ट तो था कि इस तरफ जाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि कुछ अच्छा करके दिखाना है इसमें। और हम लोगों की जो पढ़ाई थी, एजुकेशन इलाहाबाद और बनारस से हुई और कॉलेज लाइफ में ही अचानक से डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब कुछ एस्ट्रोलॉजी में कुछ बड़ा करना है। और एक वो बहुत बड़ा एक पीक पॉइंट रहा था उस समय। एक छोटी सी एक स्टोरी थी उसके साथ कि मेरा मित्र था जयंत नालेकर, हम लोग UPSC की तैयारी कर रहे थे और बार बार यही होता था कि उसका मतलब निकल जाता था, हमारा कहीं मेंस में रह जा रहा था या किसी कारण से रह जा रहा था। तो ये कसक सी थी, आखिर क्यों है ऐसा, क्यों? और फिर मैं किसी से मिला, वो BHU से ही ताल्लुकात रखते थे, प्रोफेसर थे उसमें एस्ट्रोलॉजी के, लेकिन बहुत मास्टर्स थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका भविष्य कहीं और छुपा हुआ, आप थोड़ा सा गलत लाइन में हो। तो मैं उनकी बात को असहज हुआ, मैंने कहा ये कैसे कह रहे हैं? सारी पढ़ाई लिखाई सारा कुछ तो यही बचपन से इंटर से ही सोचा था कि ऐसा करके ऐसे करना है। और बस वही लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था कि मेरा जो मित्र था वो IAS के लिए सिलेक्ट हो गया UPSC में, मेरा नहीं हो पाया। फिर हमने वहीं से डिसाइड किया कि अब मैं भी ज्योतिष की तरफ जाऊंगा। और वही लाइफ का एक बहुत टर्निंग पॉइंट था कि एस्ट्रोलॉजी हमने किया और इतना अच्छा किया कि एक वो मिसाल साबित हुई। मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि एस्ट्रोलॉजी में टाइप्स बहुत होती हैं, कोई न्यूमरोलॉजी के बारे में बताता है, वैदिक, इनमें फ़र्क क्या है? एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नेचर क्या है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की अगर बेसिक नेचर की बात करेंगे, हम अलग अलग पार्ट में एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं। जैसे हस्तरेखा की बात करते हैं, नंबरोलॉजी की यानी कि अंक शास्त्र की हम बात करते हैं, वास्तु की भी हम बात करते हैं, ये भी एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। हम फेस रीडिंग की भी बात करते हैं, ये भी एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है। और हम टेलीफोनिक नंबरोलॉजी आज 2026 में बहुत प्रचलित है, हम इसकी भी बात करते हैं। और बहुत सारे लोग टैरो कार्ड रीडर और आल्सो इस तरीके से संबंधित बहुत सारी बात करते हैं। देखिए, वृक्ष वही है पूरा, यानी कि सनातन, और उसकी विभिन्न शाखाओं में ये सारी चीज़ें अलग अलग निकल करके आ रही हैं, लेकिन उनकी जो मूल जड़ है वो एस्ट्रोलॉजी में हमारा सनातन धर्म है, वैदिक विज्ञान है और ज्योतिष, क्योंकि साइंस पे आधारित काम करती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं, हम इन्हीं नक्षत्रों के आधार पे हम काम करते हैं। तो अगर हम इसको ले जाएं वास्तु को तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सूर्य को और चंद्र को लेके ही हम गणना करते हैं। अगर हम जन्म कुंडली की बात करते हैं वैदिक पद्धति में, तो ज्योतिष शास्त्र में इसमें भी हम सूर्य और चंद्र को मान करके ही चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली बनाते हैं और इन्हीं गणनाओं के आधार पे करते हैं। और यहीं पर जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे नंबरोलॉजी की बात करें तो नंबरोलॉजी भी जड़ वही है, क्योंकि ये भी ये कहते हैं कि ग्रह 9 होते हैं। बस इसमें सिर्फ इतना सा होता है कि अगर मान लीजिए हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो हम उसके आधार पे कैसे उसकी गणना करेंगे। तो नंबरोलॉजी एक हमारे पास इतना अच्छा सब्जेक्ट होता है जिससे हम उसके नाम के कंपन के आधार पे गणना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ भविष्य में क्या होने वाला है। आपकी इसी बात से मेरा एक प्रश्न है, न्यूमरोलॉजी में भाग्यांक और मूलांक 2 शब्द हम बार बार सुनते हैं, इनमें बेसिक फर्क क्या होता है और ये किस नेचर को डिकोड करते हैं? देखिए, भाग्यांक और मूलांक अगर इसको हम वर्णित करेंगे तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि अगर हमें किसी व्यक्ति का भाग्यांक निकालना है
तो हमने जैसे सामने वाले का नाम अमन प्रताप सिंह है, तो हमने जब ए से 1, एम से 5 ऐसे करके पूरा उसको डिकोड किया, ठीक है, या उसकी डेट ऑफ बर्थ 10/7/80 है, तो जब हम उसका भाग्यांक निकालते हैं तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम ऐड करते हैं, और पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद जो एक अंक निकल के आता है वो उसका भाग्यांक होता है, वो लकी नंबर उसका होता है जो कि पूरे जीवन चक्र उसके ऊपर काम करता है। अब मूलांक की बात करेंगे और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो मूलांक हमारे दैनिक जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में होता है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमें किस डेट पे गाड़ी लेनी चाहिए, अब हम नए वाहन निकाल रहे हैं और हमें ये पता करना है हमें किस डेट पे गाड़ी लेनी चाहिए, तो उसके लिए हमारा भाग्यांक काम करेगा, ठीक है। हमें गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर भाग्यांक काम करेगा। लेकिन मूलांक की स्थिति वहाँ पर बन जाती है जैसे हमें अपना टेलीफोन का नंबर क्या रखना चाहिए, क्योंकि हम दैनिक जीवन में आ रहे हैं। हमारा जो नाम है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम अमर है और अमर का टोटल मूलांक आ रहा है 23, यानी कि उसका भाग्य जो मूलांक बना 3 और 2 5 यानी कि बुध का अंक। तो बुद्ध से संबंधित चीजें अगर वो करता है, बुद्ध से संबंधित चीजों के बारे में वो शुरुआत करता है, तो वो बहुत बेटर साबित होने वाली है। तो इस तरीके से दोनों हैं तो एक, लेकिन एक ही पटरी के अलग अलग, एक ही मतलब ट्रेन पे जैसे चलती है ना, तो एक ही रेल पटरी के अलग अलग 2 पार्ट हो जाते हैं। मेरा आपने पहले बताया कि आप एक अलग फील्ड में थे, आप अलग करियर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपने एस्ट्रोलॉजी का करियर चुना, क्योंकि आपको समझ, क्योंकि एक कुंडली में पहले से दिखता है कि सक्सेस और फेलियर सब पहले से कुंडली में दिखता है, क्योंकि लोग कभी कभी दूसरी फील्ड में होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वो सक्सेस नहीं मिलती है, फिर कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट होता है, अचानक से फील होता है कि शायद मैं किसी गलत करियर में आ गया हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने अंकिता जी। मैं आपको बताऊं कि आज 2026 में हमारे जो युवा, जो जैन जी है, वो बड़ा उत्सुक है इस सब चीज़ों को लेकर के, और वो जानना चाहते हैं कि हमें कैसे सफलता मिलेगी, कब मिलेगी, क्योंकि मेहनत तो देखिए सभी करते हैं। तो जैसे अगर हम, आपका प्रश्न मेरे ऊपर था कि हमने एकदम से कैसे उस चीज़ को बदला, बिल्कुल ज्योतिष ये तय करती है, ज्योतिष ये तय करती है, हमारी जो जन्म कुंडली होती है वो ये तय करती है कि हमारी स्टार कहाँ पर बैठे हैं, और उन्हीं स्टार के आधार पे हमें सफलता और असफलता प्राप्त होती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को मेडिकल साइंस में बहुत अच्छा नाम कमाना है और उसे मेडिकल साइंस में जाना चाहिए, और वो कर रहा बीटेक है, तो हम ये कैसे जान सकते हैं? तो यहाँ पे तो ये बहुत अनिवार्य हो गया कि अगर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें यहाँ से नासिक जाना है और हमने गूगल मैप लगाया है, तो गूगल मैप के सहारे हम कर्म करके उस तरफ पहुंच सकते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए किसी की कुंडली में डॉक्टर बनना लिखा और वो बीटेक की तैयारी कर रहा है, तो ये तय करती है उसकी कुंडली। चंद्रमा अगर कुंडली के उच्च भाव का कारक हो रहा है, यानी कि 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति मेडिकल साइंस से रिलेटेड चीजों में जाके अपना नाम कमा सकता है, क्योंकि चंद्रमा प्रतिनिधित्व उसी चीज को करता है, ठहराव को प्रतिनिधित्व करता है और बहुत ही ठोस निर्णयों को प्रतिनिधित्व करता है। और आप जानते हैं जब किसी भी चीज का एक ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन ओटी में हम होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के जीने मरने वाली स्थिति होती है, तो इससे संबंधित चंद्रमा बहुत काम करता है। यहाँ पे अगर हम सूर्य की बात करें तो जिन जातकों का सूर्य बहुत प्रबल होता है, मूलांक 1 से इसको हम देखते हैं, तो वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में और साथ ही साथ शौर्य के क्षेत्र में, क्योंकि ऊर्जावान ग्रह माना जाता है, और साथ ही साथ अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बात करें, विज्ञान के क्षेत्र में बात करें, तो ये लोग झंडे गाड़ सकते हैं। और ये हमारी कुंडली ही तय करती है। कैरियर का जो पार्ट होता है वो हमारा होता है 10th भाव, 10th हाउस ये दिशा तय करता है कि हम किस प्रकार से, किस रास्ते पे चल के हम सफल होंगे। अब मान लीजिए आप ही की कुंडली है और आपकी कुंडली में उस भाव में 10वें घर में बुध बैठा हुआ है, तो आप बहुत टॉप मतलब बिजनेस टाइकून बन सकते हैं, बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत उन्नति पा सकते हैं। तो ये हमारा बुध तय करता है, क्योंकि बुध वाणी कारक होता है और बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है। तो इस तरीके से कुंडली में हम आपको बता पा रहे हैं कि कुंडली को देख करके हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और देखिए मेरा तो मानना है कि लोगों को जागरूक होकर जरूर दिखाना चाहिए। आपको देखिए मेहनत तो आप कर ही रहे ना, मेहनत तो आप कर रहे हैं, मेहनत में तो कोई पीछे नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि हमारा रोड मैप ये है, जैसे हम एक टाइम टेबल लगाते हैं ना कि सुबह 5 बजे उठेंगे, 6 बजे नाश्ता करेंगे, 7 बजे हमें वॉकिंग करनी है, तो अगर हमने करते तो हम वैसे भी हैं, लेकिन जब हम एक सिस्टमेटिक प्लान पे होते हैं तो हम उसमें कहीं अधिक सफल हो जाते हैं। जैसा कि आपने ग्रह नक्षत्रों की बात की, इसे इंसान के जन्म से जोड़ा जाता है, लेकिन लोग आज साइंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं और इसे अंधविश्वास मानते हैं, लोग कुंडली पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि ज्योतिष का मतलब होता है
ज्योति का ज्ञान, ज्योतिष एक प्रकाश पुंज है। साइंस कहती है कि कैसे हुआ, साइंस कहती है कि कैसे हुआ, और ज्योतिष कहती है कि इसका समाधान क्या है या भविष्य में क्या घटना चक्र होने वाला है। थोड़ा सा पीछे जाइए और आप देखेंगे कि जो आप आज वार देख रहे हैं देश के अंदर, विश्व युद्ध वाली स्थिति चल रही है, चीजें चल रही हैं, वो हमारे जो पहले के ज्योतिर्विद थे, उन्होंने पुराणों में, ग्रंथों में इसका बड़े अच्छे से उल्लेख कर रखा था कि अरब कंट्रीज और विश्व की जो महान शक्तियां आपस में लड़ेंगी और एक विश्व युद्ध की तैयारी में हम लोग लग जाएंगे। तो अगर आप ये कहेंगे कि ये साइंस के आधार पे फेक है, तो फिर 26/11 वाली घटना के लिए क्या कहेंगे? 26/11 की घटना पहले से लिखी जा चुकी थी, उसका पटकथन, और हुई बाद में, कई सौ साल बाद हुई। तो ये साइंस वैसे भी हर उस चीज को मानती है जिसको वो देख लेती है। जैसे जब ये 26/11 वाली घटना घटी है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली घटना घटी, और होटल ताज मुंबई में होने वाली घटना घटी, और इन सब चीजों के बारे में वर्णन था। तो साइंस का एक अपना रूल है, और साइंस कहती है सूर्य होता है, चंद्र होता है, डेफिनेटली मानते हैं ना आप। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो हम भी तो कुंडली जब बनाते हैं तो सूर्य और चंद्र पे आधारित बनाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उस चीज को करते हैं कि चंद्रमा पे के आधार पे गणना करके हम आपके होने वाले दैनिक कार्यों को गणना कर पाते हैं, और आपकी लग्न कुंडली को देख करके हम गणना कर पाते हैं कि भविष्य में आपके साथ कैसे क्या होना है। तो अगर इसको कहा जाए कि ये फेक है, तो मैं कहूंगा जो लोग ये कहते हैं वो मूर्ख हैं, मिथ्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम साइंस के आधार पे ही काम करते हैं, और हम भी ये कहते हैं कि 9 ही ग्रह होते हैं, और साइंस भी तो ये कहती है 9 ग्रह होते हैं। उन्हीं प्लैनेट्स पे वो काम करते हैं, और उन्हीं प्लैनेट्स पे हमारी ज्योतिर्विद काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी की बात करते थे, एक शब्द बार बार घूम कहता है, किस्मत। किस्मत क्या होती है कि लोग कहते हैं अगर किस्मत में होगा तो चल कर आएगा। तो मतलब ये होता है कि नहीं, सब किस्मत है तो मेहनत क्यों करें, और कितना हम अपने डिसीजन से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। अच्छा, देखिए किस्मत की अगर बात करेंगे आप, तो यानी कि भाग्य की बात आप कर रहे हैं, प्रारब्ध की। देखिए मैं दोनों ही चीजों को मानता हूं। प्रारब्ध जो होता है, जो भाग्य हमारा होता है, और जो कर्म होते हैं, इसको इस तरीके से डिकोड करिए कि 50-50%, लाइफ का आधा आधा पार्ट। अब एक छोटे से एग्जाम्पल में आप समझिए कि अगर आपकी कोई कीमती चीज किसी लॉकर में रखी है, तो उसकी 2 कीज होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक भाग्य की, यानी कि मैनेजर के पास जो होती है, और एक कर्म की जो हमारे पास होती है। अगर हमें कोई भी चीज उसमें से निकालनी है, तो अगर मैनेजर अकेले चाबी लगाएगा तो वो नहीं खुलेगा ना ताला, लेकिन जब हम जाकर के साथ में, यानी कि अपने कर्म वाला ताला चाबी लगाएंगे, तब वो खुलेगा। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे प्रारब्ध में लिख करके आया, होता तो बिल्कुल वही है, जो पूर्व में लिख करके आया बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन हमारे कर्म इस बात को तय करते हैं कि हमें कितने प्रतिशत मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि प्रारब्ध आप इस तरीके से संज्ञान में ले लीजिए कि हमें किसी जगह पहुंचना है, और हमने उसका एक रोड मैप तैयार किया अनभिज्ञ उस रास्ते पे जाने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है ना कि अब आप इस 2026 के 2027 में क्या करने वाले, कैसी स्थिति परिस्थिति मिलेंगी। ठीक है, ऐसे ही करके जैसे हमने एक रोड मैप लगाया, तो जो रोड मैप बन के तैयार हुआ और हमें एक रास्ता सुलभ दिखाया, ये था हमारा प्रारब्ध। यानी कि प्रारब्ध में हमें बता दिया कि ये रोड मैप आपका तैयार, और इस रास्ते पे आपको चल के जाएंगे, आप झंडा गाड़ देंगे। लेकिन अगर आपने कर्म ही नहीं किया, बैठे बैठे देखते रहे, यानी कि भाग्य के भरोसे बैठते रहे, तो आपको कैसे मिलेगा? तो 50-50% दोनों का पार्ट होता है, यानी कि प्रारब्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपका कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ भाग्य के भरोसे आपको कुछ नहीं मिलना, और सिर्फ कर्म के भरोसे कुछ नहीं मिलना। जब तक आपका भाग्य नहीं होगा, आपके कर्म के अधीन वो चीजें नहीं मिलेंगी। आपकी बातों से मुझे एक सवाल है, ज्योतिष में कर्म और पूर्व जन्म की बात बहुत होती है। क्या हमारे जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं, पिछले जन्म में जो कर्म किए, वे एक साथ कनेक्टेड होते हैं? हाँ, बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए ना कि आप चाय तो पीते हैं ना रोज, हम भी पीते हैं चाय, और मुझे लगता है कि चाय को लेकर के 2 ही चाय वाले फेमस हुए पूरे विश्व में, एक डॉली चाय वाला और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी जी। तो क्या ऐसा हर व्यक्ति चाय बेच करके उस कर्म के माध्यम से प्रधानमंत्री बन सकता है, या डोली चाय जैसी ख्याति प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं ना। यानी कि उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध में कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, कुछ ऐसा इतना अच्छा किया होगा जो उसको इस जन्म में उस माध्यम से मिला। शायद अगर वो डोली चाय वाला कभी चाय ना बेचता तो वो इतना फेमस नहीं होता है ना। तो वही सारी चीजें होती है। तो प्रारब्ध का और कर्म का दोनों का एक जय और वीरू वाला रास्ता है, वही रिश्ता चलता है। जैसा
जैसा कि आप इस समय एआई के बारे में बहुत सुन रहे होंगे जी। तो सिर्फ एआई करियर में भी नहीं, अब आप देखिए एस्ट्रोलॉजी में भी एआई का उपयोग बहुत हो रहा है। आप इतने एआई ऐप्स देखेंगे, एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो टॉक, तो आप इन ऐप्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या हमें ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करना चाहिए या इन एआई ऐप पर विश्वास करनी चाहिए? ठीक बात है। ये बड़ा आपका प्रचलित प्रश्न है, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज में ये पूछा गया कि ऐसा होता क्यों है, कि मतलब आज की, देखिए आज की जो पीढ़ी है वो जेन जी है, उसे पता है कि समय बहुत कम है और उसे सब कुछ तुरंत चाहिए। तो अब बहुत सारे लोग हिचकते हैं कि मैं कैसे बताऊं। अभी आपने एक देखा होगा कि 92% एक बच्चे के मार्क्स आए और उसने सुसाइड कर लिया, उसे 94 चाहिए थे। ठीक है, तो आप समझ लिए कि एक जो शब्द है वो जैन जी में अभी नहीं है। ठीक है, जैन जी ये चाहता है कि मुझे तुरंत के तुरंत सब चीजें चाहिए और मैं एक उस स्क्रीन पे आ रहे ऐड को क्लिक करूं, अपना डाटा डालूं और मुझे पूरे जीवन के बारे में पता चल जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो एक सूचना का आधार तो हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि उसके माध्यम से आपको सटीक और सारी जानकारी मिल जाएगी, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक रोबोटिक्स पे आधारित है। उसमें जितनी फीडिंग की गई, जितना डाटा दिया गया, उतने ही डाटा पे आधारित वो काम करता है। दूसरी एक बात और बताएं, दूसरा कारण ये भी है कि एस्ट्रोटॉक और योगी, आप बहुत सारी एप्स देखे होंगे कि इनका कारण ये है कि इनका बड़ा पॉपुलर, जैन जी इसको बड़ा लाइक कर रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं हिचक की भी होती हैं। कोई अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बात करना चाहता है, कोई माता पिता को लेकर के बात करना चाहता है, कोई अपनी किसी बीमारी को लेकर के बात करना चाहता है, और वो नहीं चाहता कि किसी थर्ड पर्सन को हमारी किसी वीकनेस के बारे में पता चले। तो इस कारण भी वो उसका अट्रैक्शन इस तरफ जा रहा है। हाँ, एक और बात है कि जैन जी को अगर हम सकारात्मक रूप में देखेंगे तो उनका जो एस्ट्रोलॉजी में आना है, या वो कैरियर के रूप में बनाना चाह रहे हैं या उसको कैरियर के रूप में देख रहे हैं, उनकी उत्सुकता इस बात पे भी है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने एक जीवन के रोड प्लान के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपने अभी पहले वॉर घटनाओं के बारे में बात की, तो क्या अभी कुछ ऐसे योग बनते दिखते हैं जैसे जो वॉर चल रही है उसके खत्म होने का आसार दिखते हैं, या ऐसे थोड़ा अभी लंबा खींचेगा, ऐसी कोई भविष्यवाणी या कुछ आपके योग? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा, मैं 16वीं शताब्दी में ले जाऊंगा। और 16वीं शताब्दी में आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर एस्ट्रोलाइजर रहे नास्ते दमस जी, और हमारे भारत के अच्युतानंद महाराज जी, जिन्होंने भविष्यमलिका में और नास्ते दमस दोनों ने भविष्यवाणी की थी कि एक समय आएगा, एक महामारी के बाद, जैसे ये महामारी हमें कोविड भी लगती है, तो एक महामारी के बाद एक समय आएगा और उसके बाद लगातार 27 वर्षों तक एक युद्ध चलने वाला है। कितने वर्ष? 27 वर्ष तक एक युद्ध चलने वाला है, और इस युद्ध के बाद एक युग की समाप्ति होगी, यानी कि कलयुग समाप्त होगा और सदयुग की प्रारब्ध होगा। तो शायद ये एटमॉस्फेयर चेंज होने की कवायद पे चल रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा, माता रानी से मनाऊंगा कि युद्ध वगैरह ऐसा ना हो, शांत हो जाए, सारी चीजें व्यवस्थित हो जाए, लेकिन जो पुराणों में वर्णित है, जो पूर्व में अनुमान लगाए गए थे महाभारत काल के युद्ध के बाद, तो अनुमान यही है कि युद्ध 27 वर्षों तक चलेगा। और इस प्रकार से इस महामारी के बारे में जो वर्णित किया गया था, वो कोविड-19 हम लोगों ने देखी, और उसकी कितनी भयावह स्थिति थी वो भी सब जानते हैं। तो इस आधार पे हम यही कहेंगे कि अभी फिलहाल कोई शांत होने के आसार नजर नहीं आ रहे। जैसे कि आज कोई स्टूडेंट अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहे, तो इस फील्ड की रियल नेचर क्या है, क्या बच्चे को समझना चाहिए? इस फील्ड में सबसे मस्ट जो होती है वो होता है एक जिज्ञासा। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। देखिए, जन्म कुंडली में 8th हाउस जो होता है, यहाँ पर जब राहु या कोई इससे संबंधित ग्रह बैठता है तो व्यक्ति के अंदर प्रबल जिज्ञासा पैदा होती है, और बहुत सारी चीजों को, तथ्यों को जानने की। जिस प्रकार से हम अगर 8th हाउस में किसी ग्रह की गणना करते हैं तो वो कभी कभी हमें साइंटिस्ट भी बना देता है। तो वैज्ञानिकता और ज्योतिष विज्ञान दोनों की समानताएं, अगर आपको इसमें रुचि है तो बिल्कुल कैरियर बना सकते हैं। इसमें बहुत कुछ की जरूरत नहीं, एक लगन, ईश्वर पे, अपने सनातन धर्म पे विश्वास, और कुछ मतलब डिफरेंस करने की एक ललक होती है अंदर से कि नहीं, हम कुछ समाज में एक हट करके अपना एक स्थान बना पाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे आप देखिए सोशल मीडिया पे और न्यूज़ 24, 18 पे बहुत सारे ऐसे नए बच्चे हैं जो आ रहे हैं और वो अपना इसको कैरियर के रूप में आगे लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि हमको पता है आप आने वाले थे, विवेक सर से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो हमारे अंदर एक उत्सुकता जाग रही थी कि आपसे पूछे कि हमारा करियर क्या है, कि हमें प्लेसमेंट मिलेगी? अच्छा तो देखिए, मैं बताऊं अंकिता जी, जैसे आपका नाम अंकिता है, मैं कुंडली पे तो नहीं जाता, आपकी मेष राशि है,
ए अक्षर पे मेष राशि होती है। मंगल ग्रह का स्वामी प्रतिनिधित्व करता है। तो बिल्कुल जैसे आप मास कम्युनिकेशन कैरियर में आपने चुना इसको, तो डेफिनेटली ये कैरियर ही आपके लिए बना होता है, क्योंकि आक्रामकता की इसमें जरूरत होती है कि व्यक्ति कितना, देखिए मंगल ग्रहों का सेनापति होता है, तो एक आक्रामकता अगर व्यक्ति के अंदर है तभी वो इस पाता है, उसके अंदर एक जुनून होता है कि कुछ कर गुजरने की। तो डेफिनेटली आपका हाथ की जो मैंने रेखाएं पढ़ी, मैं आपका फेस रीड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको 2028 में बहुत अच्छी बुलंदियां मिलेंगी। तो चलिए अब आते हैं रैपिड फायर में। नो लॉन्ग आंसर, केवल शॉर्ट आंसर। कुंडली ज्यादा स्ट्रांग है या कर्म? कुंडली और कर्म दोनों। कुंडली अगर ठीक नहीं होगी तो कर्म के माध्यम से आप कुछ कर नहीं पाएंगे। करियर सक्सेस, हार्डवर्क या ग्रह? ग्रह भी और हार्डवर्क भी, दोनों ही बहुत जरूरी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों नहीं साथ चलेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। 2026 ग्रोथ ईयर हो गया, चैलेंजेस ईयर? चैलेंजेस ईयर। एआई एस्ट्रोलॉजी ऐप्स या ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी? देखिए ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी क्या है कि गणना करके सटीक भविष्यवाणी कर सकती है, एआई में सीमित है, एक लिमिटेड। पूर्व जन्म, रियल या मिथ? रियल है बिल्कुल, क्योंकि प्रारंभ तो वहीं से प्रारंभ होता है। स्ट्रांग कुंडली या स्ट्रांग माइंडसेट? दोनों ही। स्ट्रांग कुंडली, अगर कुंडली में स्ट्रांग है कि आप कुछ कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने माइंडसेट अच्छा नहीं किया तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो दोनों का एक दूसरे के पूरक होना अनिवार्य है। वन एडवाइस फॉर जेनजी, एस्ट्रोलॉजी फॉलो करें या खुद पर टेस्ट करें? खुद पे टेस्ट करें, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। जब भी जीवन में कभी कठिन परिस्थिति आए और ये लगे कि अब नहीं हो रहा है या रास्ते बंद है, तो एस्ट्रोलॉजी का साथ जरूर लें। लास्ट क्वेश्चन, 2026 के लिए एक भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? देखिए 2026 की अगर बात करें तो 2026 जैसे कि नंबर से ही प्रकट होता है, कुल मूलांक इसका जो निकल के आता है वो आता है नंबर 1 यानी कि सूर्य का साल। इस वर्ष अगर हम देख रहे हैं शनि की और राहु की युति बनी हुई है और 12वें घर में लग्न कुंडली के बनी हुई है। 12वें घर में मीन राशि में जब शनि और राहु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं से हाहाकार वाली, आक्रामकता वाली स्थिति या उथल पुथल वाली स्थितियों को पैदा करते हैं, क्योंकि सूर्य का भी साल है। तो यहाँ पे राहु भी सूर्य का प्रबल शत्रु है और शनि और राहु की युति तो बनती ही नहीं बिल्कुल। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि 2026 में आपको और 2027 के आरंभ में बहुत सारे आपको उथल पुथल देश में देखने को मिलने वाले हैं। इनमें से अगर एक प्रमुख घटना की बात करें तो अभी आगे आपको एक भूकंप भी देश का बड़ा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ एक ऐसी बीमारी यहाँ पर आ रही है जिससे पूरा विश्व बहुत सारी परेशानियों से गुजरने वाला है। और एक और बात मैं बताऊं कि क्योंकि आमतौर पर लोगों का प्रश्न होता है कि भारत देश की स्थिति क्या रहने वाली है, तो देखिए हम अगर भारत की बात करें तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2026 वो भारत देश को बहुत कुछ देने जा रहे हैं और विश्व पटल पे भी भारत बहुत ऊंचाइयों पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि एक छोटी सी बात जरूर आपको देखने की बीच में अगस्त और जून जुलाई के बीच में मिलने वाली है कि देश में एक ऐसी भ्रामक जाल फैला दिया जाएगा कि जिससे लोग आपस में लड़ने मरने और वाद विवाद, दंगे वगैरह इस टाइप की स्थितियां पैदा कर सकते हैं। बट हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, उनकी कुंडलियां इस समय वर्तमान में इतना स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं, सूर्य इतना बलिष्ठ काम कर रहा है कि उसको संतुलित कर ले जाएंगे और जितने भी देश के अराजक तत्व हैं उनको हटा देंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अनुभव को इतने सरल और सहज रूप से हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे दर्शकों को भी काफ़ी मजा आया होगा। इसी के साथ मैं अंकिता यादव लेती हूँ विदा। धन्यवाद।